देखिए, विजन ऑफ न्यू इंडिया क्या है ये हम सब समझ रहे हैं, लेकिन एक देश आगे कब बढ़ता है ये माना जाता है कि जब उस देश में सड़कें बन जाए और एंटरप्रेन्योरशिप इतना ज्यादा डेवलप कर जाए, यानी इतना ज्यादा बढ़ जाए कि इकोनॉमी वहां इस चीज से पहचानी जाए, तब हम कहलाते हैं डेवलप नेशन। डेवलपिंग है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह का विजन है, हम इकोनॉमी में इस वक्त 5वें नंबर पर, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम तीसरे नंबर पर बहुत जल्दी आ जाएंगे। और ऐसे में अब स्टार पैनल की मैं शुरुआत करना चाहूंगी यहाँ पर। और स्टार पैनल में जो लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने एक नया विजन दिया है इंडिया को, और भारत को इकोनॉमिकली हाई करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं चाहूंगी एक बार आप तालियों के साथ स्वागत कीजिए। स्वस्थ भारत के समृद्ध भारत से हम शुरुआत करेंगे। मिस्टर समीर सेठी, वीपी एंड हेड ऑफ ब्रांड मार्केटिंग, पॉलिसी बाजार। सर, आप प्लीज मंच पर आए। मिस्टर मधुसूदन चौहान, डायरेक्टर एंड सीईओ, जीवा आयुर्वेदा। इस वक्त मंच पर मधुसूदन चौहान, डायरेक्टर एंड सीईओ, जीवा आयुर्वेदा हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही समीर सेठी, पॉलिसी बाजार के डायरेक्टर हैं, हेड हैं, वीपी एंड हेड ऑफ ब्रांड मार्केटिंग, पॉलिसी बाजार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मधुसूदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस इनिशिएटिव में। और आज का दिन हम सबके लिए बहुत ज्यादा अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि विजन ऑफ न्यू इंडिया, हम जिस तरीके से भारत को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे देश के जो नेता है वो भी अभी यहाँ इस मंच का हिस्सा होने वाले हैं। हम उनसे भी सुनेंगे कि विजन ऑफ न्यू इंडिया उनके हिसाब से है क्या, क्योंकि जो जनता है जब वोट करती है तो वो यही सोचती है कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे आगे बढ़ते जाएं। लेकिन आप दोनों का योगदान बहुत ज्यादा अहम है, इसलिए मैं एक बार फिर से आप दोनों का स्वागत करती हूँ। मधुसूदन जी, आगे बढ़ते हुए सबसे पहला सवाल आपसे यही, आयुर्वेद वो पुराना समय हुआ करता था जब लोग आयुर्वेद सुनते थे और उन्हें लगता था कि पता नहीं ये हर मर्ज की दवा है भी या नहीं। 5000 साल पुरानी हमारी ये धरोहर है, लेकिन मानने में वाकई लोगों को एक लंबा समय लग गया। लेकिन जो पुरातन ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, उसका समावेश करके जीवा को आप कैसे घर घर इस आयुर्वेद टेक्नोलॉजी को पहुंचा रहे? नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए। और सबसे पहले इस मंच पे बैठकर मैं भारत 24 परिवार को, खास करके डॉक्टर जेसी चंद्रा जी को और रूबिका लियाकत जी को अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपने इतने बोल्ड विजन ऑफ न्यू इंडिया की जो सीरीज शुरू की है, इससे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक नई स्फूर्ति आएगी कि भारत का नया विजन का समय अब आ चुका है। तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात किया कि आयुर्वेद 5000 साल पुराना एक पुरातन शास्त्र है, ये जरूर है, लेकिन मैं इसमें एक बात डालना चाहूंगा कि ये पुरातन है समय के कॉन्टेक्स्ट में। अपनी सोच, जैसे भारतवर्ष है, भारत एक पुरातन देश है, लेकिन भारतवर्ष की जो सोच है ये शायद विश्व में सबसे अग्रणीय है। ऐसे ही आयुर्वेद, ये है सबसे पुरातन शास्त्र चिकित्सा का और स्वास्थ्य का, लेकिन जो इसके सिद्धांत हैं, आप देखिएगा कि आज के समय में भी आपको यह प्रतीत होगा कि वो सबसे अग्रणीय हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट बट आई से द मोस्ट एडवांस्ड मेडिकल साइंस एंड हेल्थ साइंस इन द वर्ल्ड। ऐसा क्यों? आज पूरा विश्व बात कर रहा है पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर की, कि ये जो प्रचलन था कि एक गोली सभी मरीजों के लिए, जिसको शुगर हुआ उसको एक गोली सबको, जिसको सोराइसिस हुआ एक तरह का बीमारी का ट्रीटमेंट सबको, ये वन साइज फिट ऑल अप्रोच हेल्थ केयर में अब समझ में आ रहा है सबको कि ये चलने नहीं वाला है, या इससे समाधान नहीं होगा। पर्सनलाइज्ड हेल्थ, हार्वर्ड हो गया, जो टॉप मोस्ट मेडिकल स्कूल्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, दे आर सेइंग हेल्थ केयर हैज टू बिकम पर्सनलाइज्ड। आयुर्वेद अपने सिद्धांतों में ही पर्सनलाइज्ड साइंस है। हमारे यहां प्रकृति का जिक्र है, हमारे यहां हर व्यक्ति विशेष की प्रकृति को जानकर उसके अकॉर्डिंग उसका दिनचर्या, ऋतुचर्या, खान पान, व्यवहार, उसका स्वास्थ्य की चिकित्सा प्रणाली सब पर्सनलाइज्ड होती है। पहली बात। दूसरी बात, आज पूरे विश्व भर में हम गट माइक्रोबायोम की बात कर रहे हैं, यानी कि वो जीवाणु जो हमारे पाचन तंत्र के अंदर रहते हैं। काफी रिसर्चेस ये बोल रही हैं कि आपके शरीर का 70 से 80% फिजियोलॉजी ये गट माइक्रोबायोम कंट्रोल करती हैं। आयुर्वेद क्या कहता है कि हमारा पाचन तंत्र ही सारे स्वास्थ्य का और सारे विकारों का जन्म स्थल है, ये हम बोलते हैं। तीसरा, आज के युग में
जहां पर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ, एक सबसे बड़ा कंसर्न खास करके कोविड के बाद आया है कि मेंटल हेल्थ, एक ये जो फिजिकल बॉडी और माइंड कनेक्शन है, इसका हेल्थ पर बहुत बड़ा योगदान है। आयुर्वेद शुरू से ये बोलता है, जो डेफिनेशन है हेल्थ की आयुर्वेद में, उसमें आता है प्रसन्न चित्त आत्मेंद्रिय मना, कि जब तक प्रसन्न चित्त, इंद्रिय, मन और आत्मा नहीं होगी तब तक आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो ये फिजिकल बॉडी और माइंड का कनेक्शन हजारों साल पहले हमने लिखा, इसलिए मैं बोलता हूं दिस इज ओल्डेस्ट बट इट इज द मोस्ट मॉडर्न। जीवा का जो काम रहा है वो ये रहा है कि इस शास्त्र को, इस चिकित्सा शास्त्र को ऑथेंटिक और सही मायनों में प्रिजर्व करते हुए टेक्नोलॉजी का समावेश कर कैसे हम जन जन तक पहुंचाएं। जीवा आज विश्व का सबसे बड़ा टेलीमेडिसिन सेंटर चलाता है, जिसके माध्यम से हम तकरीबन 8000 पेशेंट्स को हर रोज पर्सनलाइज्ड चिकित्सा और पर्सनलाइज्ड परामर्श प्रोवाइड करते हैं। ये जो टेलीमेडिसिन जीवा का है, ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ल्ड समिट अवार्ड सम्मानित आयुर्वेद का इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने विश्व पटल पर आयुर्वेद के चिकित्सा को और आयुर्वेद के सिद्धांत को एस्टेब्लिश किया। ये 1994 में विश्व का पहला आयुर्वेदिक हेल्थ क्लिनिक जीवा ने डाला, और अभी लेटेस्ट जो मशीन लर्निंग सिस्टम है, कैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा और चिकित्सक का परामर्श एविडेंस बेस्ड हो, डेटा ड्रिवन हो, ये सिर्फ इस बात पे आधारित ना हो कि आप और मैं आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो विदेश में बैठा है, जिसको अपने स्वास्थ्य की चिंता है, उसका आयुर्वेद में विश्वास हो या ना हो, लेकिन हम इतना डेटा, एविडेंस और रिसर्च क्रिएट करें दैट ही इज कंपेल्ड टू बिलीव इन आयुर्वेदा एज अ लेजिबल, क्रेडिबल, डेटा ड्रिवन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसके लिए मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथमिक प्रोटोकॉल्स हमने अपने डॉक्टर्स के लिए मुहैया कराए हैं। तो जीवा का जो विजन है वो ये है कि कैसे इस प्राचीनतम ज्ञान को, विज्ञान को, शास्त्र को हम आज के आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, डेटा ड्रिवन साइंसेस का प्रयोग कर उसको पूरे विश्व तक फैलाएं। वो लोग जो आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं वो भी, और जो शायद आयुर्वेद में विश्वास नहीं रखते हैं वो भी, क्योंकि एविडेंस है तो यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। बिल्कुल। और मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि इस तरीके से आयुर्वेद को ऊपर उठाना ये अपने आप में बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है मधुसूदन जी, और आपने ये काम किया, आपको इसके लिए बहुत सारी बधाई। हमारे साथ समीर सीटी साहब भी हैं, VP एंड हेड ऑफ ब्रांड मार्केटिंग पॉलिसी बाजार। समीर जी, मेरा सबसे सवाल एक आम नागरिक होते हुए यही है कि जब भी हम हेल्थ केयर की बात करते हैं और भगवान ना करे किसी को अगर हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, तो सबसे पहला सवाल यही सबके जहन में आता है कि अब कैसे होगा, क्या करेंगे। तो एक आम आदमी को पॉलिसी बाजार से अगर वो इंश्योरेंस लेता है, हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात कर रही हूँ, विंग्स तो बहुत सारे हैं आपके, हेल्थ इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए? मुझे लगता है यहाँ जो लोग बैठे वो आपसे ये सवाल पूछना चाहते होंगे, क्या करें? थैंक यू। आई थिंक लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस ना लेना। बहुत ही आम बात है, आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, कुछ ही दिनों में लाखों का बिल बन जाता है। हम सुनते रहते हैं कि किसी दोस्त का, किसी कॉलीग का 4, 5, 6 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का बिल बन गया। पहले बहुत सरप्राइजिंग होता था, आज से 15-20 साल पहले, बट आज के दौर में बहुत ही कॉमन बात है। एक और जो लोग गलती करते हैं, खासकर सैलरीड लोग जो अपनी कंपनी द्वारा दिए गए हेल्थ इंश्योरेंस पे ही रिलाई करते हैं, उनको लगता है कि यार ऑफिस ने एक हेल्थ इंश्योरेंस दिया हुआ है, वही काफी है और अपना लेने की, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आमतौर पे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को 2, 3, 4 लाख का, 5 लाख का इंश्योरेंस देती है, हेल्थ इंश्योरेंस। और अगर भगवान ना करे किसी सीरियस कंडीशन के चलते हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तो 2-3 दिन में वो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस खत्म होते देर नहीं लगेगी। तो आपका सवाल कि कितने का लेना चाहिए, आमतौर पे लोगों को लगता है कि 5, 7, 8 लाख का काफी है, 10 लाख का काफी है, इससे ज्यादा क्या ही जरूरत पड़ेगी। बट आज के दौर में हम देख रहे हैं बड़ी बीमारियों के लिए खासकर 15, 20, 25, 30 लाख तक का इंश्योरेंस भी कम पड़ जाता है। थैंकफुली पिछले कुछ सालों में इंडिया की कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने 1 करोड़ रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस भी बाजार में लॉन्च किए हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। इतने अफोर्डेबल है, फॉर एग्जाम्पल, कि कुछ 100 रुपए महीने से आप 1 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो मेरी सलाह तो यही होगी कि कम से कम 1 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, जो कि एक इंडिया का मिडिल क्लास इंसान बहुत आराम से अफोर्ड कर सकता है। उसकी प्राइसिंग ही ऐसी रखी गई है।
जब आप 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आप भी पूरी तरह से संतुष्ट भी हो सकते हैं कि कल को कुछ भी हो संभल जाएगा। जी। तो आपने जैसे ही अपनी बात की शुरुआत की, एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि लोग जो कोताही करते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने में ही करते हैं। उन्हें लगता है शायद मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, 1 साल यूज नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से विज्ञापन के जरिए आपने लोगों को जागरूक किया है, अब ऐसे में सवाल मेरा आपसे ये है कि ऑफलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में आपकी मार्केटिंग, उसकी क्या भूमिका है? हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो उनकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल देते हैं। किसी की अनटाइमली डेथ हो जाना या किसी की बहुत ही सीरियस इलनेस के चलते हॉस्पिटलाइजेशन होना, ये भी कुछ ऐसे ही झटके होते हैं जो आपकी जिंदगी बदल के रख देते हैं। हम अपनी एडवर्टाइजिंग के जरिए हमेशा यही कोशिश करते हैं कि ये बात जितनी सीरियस है उतनी ही सीधी तरह से हम इसे लोगों के साथ करें, बिना बातों को गोलमोल किए। बहुत ही डायरेक्टली हम लोगों को हमेशा यही बताने की कोशिश करते हैं कि अगर भगवान ना करे कोई ऐसा समय आए जिसमें आपको हॉस्पिटल, आपके परिवार में से किसी को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े, या किसी की घर के किसी अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है समय से पहले, तो वो पूरे परिवार पे असर डालता है और पूरे परिवार के भविष्य पे भी असर डालता है। यही बात हम अपनी एडवर्टाइजिंग के जरिए बोलने की कोशिश करते हैं, बड़ी सच्चाई के साथ। सच्चाई कई बार कड़वी भी हो सकती है, पर फिर भी वो सच्चाई होती है। तो बहुत ही सीधी तरह से हम ये बोलने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ऑफलाइन मीडिया उसमें काफी सपोर्ट करता है। वाइल डिजिटाइजेशन इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि बहुत ही छोटे शहरों और गांव तक भी इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत आम बात हो गई है। बट फिर भी टेलीविजन आज के दिन भी इंडिया का हाईएस्ट रीच मीडियम है। अगर आपको लोगों तक पहुंचना है, मासेस तक पहुंचना है, टेलीविजन वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जल्दी कर सकता है। तो आई थिंक ऑफलाइन मीडिया के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता, विच इज वाई आई थिंक हमारे मार्केटिंग बजट का ज्यादातर हिस्सा, 90% से भी ऊपर हिस्सा आज भी टेलीविजन के ऊपर जाता है। तो ये बहुत जरूरी है भी, अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहें। मधुसूदन जी, आपने पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की बात की, लेकिन लोग कहते हैं कि इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि जो आम मेडिसिन है वो तो बहुत इजीली, अब तो ऑनलाइन सिस्टम भी हो गया है, बहुत इजीली लोग अपने घर पे मंगवा लेते हैं। तो पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की क्या जरूरत है और क्या अहमियत है? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की हम बात करते हैं, लेकिन अधिकतर हमने देखा है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में, खासकर कोविड के बाद, एक प्रचलन ये हो गया है कि कुछ भी बीमारी हो आप जाकर दवाई खरीद के ले आएंगे। आयुर्वेद एक प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों साइंसेज हैं। तो जहां तक प्रिवेंशन की बात है या नॉर्मल हेल्थ प्रमोशन की बात है, आप स्वस्थ हैं और आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखना चाह रहे हैं, तो आप जरूर कुछ ना कुछ, जो आयुर्वेद में रसायन औषधि होती है, हम बोलते हैं च्यवनप्राश हो गया, या कुछ ऐसे सामान है जैसे गिलोय है, अश्वगंधा है, इस तरह के जो जड़ी बूटियां हैं वो आप जरूर लीजिए। लेकिन जब जब बात आती है चिकित्सा की, जब आपको कोई समस्या है, आपको डायबिटीज या जोड़ों का दर्द या फिर स्किन का कोई कंडीशन, कोई न्यूरोलॉजी का कंडीशन, आपको कोई बीमारी हुई है, तो बिना चिकित्सक के परामर्श के, बिना कंसल्टेशन के, बिना वैद्य के, बिना डॉक्टर के अगर आप दवाई लेंगे, तो ये जो भ्रांति है कि आयुर्वेद की दवाइयों का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप गलत दवाई लेंगे, गलत डोजेज में दवाई लेंगे या गलत समय के लिए दवाई लेंगे, तो उसका दुष्प्रभाव जरूर होने का चांस रहता है। इसीलिए पर्सनलाइज्ड करना चाहिए। इसीलिए जो वैद्य है, एक चिकित्सक है, एक आयुर्वेदिक वैद्य है, अपने बीमारी का इलाज आप जरूर उनसे जाकर पूछिएगा। फिर दवाई आप कहीं से भी लीजिएगा, आप ऑनलाइन से लीजिएगा या अपने नजदीकी स्टोर से लीजिएगा या आप किसी से लीजिएगा, लेकिन बिना वैद्य के परामर्श के आप दवाई नहीं लीजिए। ये ना सिर्फ आयुर्वेद, ये एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन में भी यही परामर्श मिलता है कि बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के, बिना डॉक्टर के परामर्श के आप दवाई नहीं लीजिएगा। यानी वो आयुर्वेद भी है तो आपको कंसल्टेशन बिल्कुल। बहुत और आयुर्वेद जो है वो पर्सनलाइज्ड चिकित्सा शास्त्र है, तो आपके जो वैद्य हैं वो निसंदेह आपके बीमारी के हिसाब से आपके लिए पर्सनलाइज्ड रहेगा। आपने कुछ जड़ी बूटियों का भी नाम लिया। मुझे जब भी आयुर्वेद का ख्याल आता है तो मुझे कोविड का दौर याद आता है। मुझे लगता है कोई उस दौर को याद करना भी नहीं चाहेगा, लेकिन उस समय आयुर्वेद
दैट हैज प्लेड अ मेजर रोल, क्योंकि मैंने देखा कि लोगों ने आयुर्वेद पर भरोसा दिखाया, दवाइयां वो ले रहे थे भले, लेकिन एक समय ऐसा आया जब हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी। उस समय आपने किस तरीके से काम किया? और साथ ही एक बड़ा मंच है भारत 24 का, मैं चाहूंगी कि आप, जो आपके दर्शक हैं, जो आपको देखना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश? नहीं, जरूर। कोविड का समय पूरे विश्व के लिए एक बड़ा ही कठिनतम समय था, और मेरे ख्याल से इस सरकार की जो दूरदर्शिता रही उस दौरान, कि उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ जो आयुष पद्धतियां हैं उनको एक समान तरीके से मौका दिया इस दौर से लड़ने का, और आयुर्वेद उसमें खासकर के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ। आप देख रहे हैं भारत ने किस तरीके से काफी एडवांस्ड देशों से भी बेहतर कोविड का मैनेजमेंट किया, कोविड से लड़े, और इसमें आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। काफी सारे रिसर्चेस ऐसे पब्लिश हुए हैं जो ना सिर्फ कोविड को बचाने के लिए, बल्कि क्रिटिकल केयर में जो पेशेंट्स थे, जो आईसीयू में थे, जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ड्रॉप हो गया था, आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा उनका चिकित्सा हुआ, और उनमें मोर्टेलिटी रेट्स यानी कि जो डेथ रेट्स थे वो भी कम मिले हैं। तो कोविड का जो पूरा प्रणाली रही आयुर्वेद के द्वारा मैनेजमेंट की, वो बहुत ही सराहनीय थी। हमारा हॉस्पिटल है जीवाग्राम करके, 50 बेडेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, उसको हमने सेकेंड वेव में पूरा इंटीग्रेटिव कोविड मैनेजमेंट हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया था। तो वहां पर मॉडर्न मेडिसिन की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, और साथ के साथ आयुर्वेद का जो चिकित्सा शास्त्र है उसके साथ कोविड के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा था। और मुझे गर्व है ये बहुत बोलकर कि हमारे हॉस्पिटल में उस सेकेंड वेव के दौरान एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुई थी, बिकॉज वी वर फॉलोइंग एन इंटीग्रेटिव प्रोटोकॉल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुर्वेदा। बिल्कुल, देखिए तालियां बजनी चाहिए इसलिए, क्योंकि आयुर्वेद का महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा है। जरूरत है कि हम इसे समझ सकें, और अब आयुर्वेद बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की आप बात कर रहे थे समीर। अब मेरा सवाल आपसे ये, और बहुत जरूरी सवाल, मुझे लगता है ये मैं खुद भी पूछना चाहती थी। पॉलिसी जब भी कोई कंपनी देती है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो टर्म इंश्योरेंस देती है, हेल्थ पॉलिसी हो गई, गाड़ियों की पॉलिसी हो गई। ऐसे में पॉलिसी बाजार किस तरीके से लोगों के हिसाब से उस पॉलिसी को पर्सनलाइज करता है? थैंक यू। आई थिंक पॉलिसीज पर्सनलाइज्ड तो सबके लिए नहीं बन सकती, पर हाँ, हर एक इंसान के लिए एक अलग पॉलिसी सूटेबल होती है। तो जब भी कोई हमारे पास आता है, उनकी प्रोफाइल को देखते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, उनके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी एज क्या है, उनके क्या प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं एंड सो ऑन, इन सारी चीजों को देखते हुए हम हमारे हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स उन्हें उनके लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर सजेस्ट करते हैं। क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं इंश्योरेंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट हो जाता है, लोगों को बहुत ही टेक्निकलिटीज हो जाती हैं, समझने में दिक्कत आती है। तो वो उनको ज्यादा क्लैरिटी देने के लिए, उनको एक डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए हम उन्हें सजेशन जरूर देते हैं। समीर, एक और सवाल मेरा आपसे ये कि जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो हम सोचते हैं कि ऑनलाइन करें, पेमेंट ना करें, किसी एजेंट के थ्रू ले लें। ऐसे में डिजिटल लिटरेसी के लिए आपकी कंपनी कैसे काम कर रही है कि ज्यादा आप लोगों तक पहुंच सके, एजेंट की जरूरत ना पड़े? नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल है। आई थिंक काफी लोगों को ये लगता है कि हाँ, एक तो इंश्योरेंस पॉलिसी वैसे ही समझना बहुत मुश्किल है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा डर बना रहता है, यार कल को इसको क्लेम करने की जरूरत पड़ गई तो मदद के लिए कोई आएगा नहीं आएगा। इसी चक्कर में काफी लोग ये समझते हैं कि हाँ, किसी नजदीक के इंसान से ले ली जाए तो हाँ, उसकी मदद लेना थोड़ा आसान होगा मुश्किल समय में। इसके लिए हमने काफी ऐसे कैंपेन्स किए, लोगों को बताया कि हम क्लेम के वक्त लोगों की हेल्प करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, भगवान ना करे कभी उसे क्लेम करने की जरूरत पड़ जाती है, हॉस्पिटल में हम देखते हैं समय बहुत ही मुश्किल और बहुत ही स्ट्रेस वाला होता है। एक तो आपका कोई परिवारजन बीमार है तो उसका स्ट्रेस, ऊपर से ये इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने तमाम पेपर वर्क होते हैं, जितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो करने का सारा स्ट्रेस। हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हॉस्पिटल के इंश्योरेंस रिलेटेड फॉर्मेलिटीज का स्ट्रेस जो है वो हम अपने जिम्मे ले लें, ताकि आप अपने परिवार के लोगों पे फोकस कर पाएं। हमारे एग्जीक्यूटिव्स हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, उन सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी करने में आपकी पूरी मदद करते हैं। इनफैक्ट वो सारा भार अपने सर पे ले लेते हैं ताकि आप अपने परिवारजनों पे फोकस कर पाएं। जब ये कॉन्फिडेंस किसी इंसान को आ जाता है कि हाँ, अगर मुश्किल समय आएगा, क्लेम का वक्त आएगा, तो ये कंपनी हमारी मदद के लिए तैयार खड़ी होगी, तब उसके लिए भरोसा करना और ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदना आसान हो जाता है। तो पिछले कुछ समय से हम इस पे बहुत फोकस कर रहे हैं।
रियली सॉरी एक्चुअली। ओके समीर, एक और सवाल, चूंकि विजन ऑफ न्यू इंडिया के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, मधुसूदन जी ये सवाल मेरा भी आपसे है और संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगी क्योंकि मेरे पास समय कम है। मैं समीर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हर एक कंपनी टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और एंटरप्रेन्योरशिप में ये बहुत जरूरी है कि देश की इकोनॉमी आगे बढ़े, तो आप अपनी कंपनी को यहाँ विजन ऑफ न्यू इंडिया में कैसे भूमिका निभाते हुए देखते हैं? मधुसूदन जी, यही सवाल आपसे भी होगा, पहले समीर जी से ले लेते। थैंक यू। आई थिंक जैसे भारत एक बड़ा परिवार है, वो बहुत ही छोटे छोटे परिवारों से बना है, जैसे आपका परिवार, मेरा परिवार। हर एक व्यक्ति कोशिश करता है, मेहनत करता है, अपने परिवार को गरीबी से मिडिल क्लास में लाता है, फिर मिडिल क्लास से और ऊपर जाना चाहता है। एक झटका अगर ऐसा लगा जिसमें उसकी सारी सेविंग चली गई, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड हो या हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, तो वो उस परिवार के पूरे भविष्य पे असर डालता है और कहीं ना कहीं ये सारा मिलके इंडिया के भविष्य पे भी असर डालता है। तो आई थिंक अगर इंडिया की नींव मजबूत करनी है तो हर एक परिवार की नींव मजबूत होनी चाहिए, उनका फ्यूचर प्रोटेक्टेड होना चाहिए, और वो टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस के बिना होना बिल्कुल मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। तो आई थिंक फंडामेंटली स्ट्रांग भारत, नया भारत तभी बन सकता है जब हर परिवार के पास हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, तो और इसलिए बहुत जरूरी है कि पॉलिसी के मायने क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस हो और टर्म इंश्योरेंस, मुझे लगता है समीर, लोगों को लेना ही चाहिए। मैं जैसे जैसे बड़ी हुई मुझे यही समझ आया कि टर्म इंश्योरेंस अगर आपने नहीं लिया है तो आपकी जिंदगी बहुत अधूरी होती है, और उन लोगों की भी जो आपका हिस्सा होते हैं। मधुसूदन जी, यही सवाल मेरा भी आपसे कि आप विजन ऑफ न्यू इंडिया के साथ कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है 5000 साल से। नहीं, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से कोविड ने हमारे को अगर एक सीख दे दी है, वो ये दे दी है कि किसी भी देश को अगर सशक्त बनना है, अगर विश्व पटल पर अपना एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी है, तो उसमें स्वास्थ्य, उसके सिटीजन्स की हेल्थ विल प्ले अ की रोल। बड़े से बड़े देश जिनकी व्यवस्था, जिनका एडवांसमेंट भारत से कहीं आगे था, स्वास्थ्य समस्या और संकट आने पर वो कैसे चरमराए हमने सबने देखा है। यूरोप का हमने देखा है और अन्य देशों का हमने देखा है। तो स्वास्थ्य की इतनी बड़ी महिमा हमारे सामने होने पर मेरे ख्याल से विजन ऑफ न्यू इंडिया को बिना विजन ऑफ स्वस्थ न्यू इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखना हमारी भूल होगी। इसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ये जो 25 साल का काल है, भारत के 100 वर्ष आजादी तक का जो 25 वर्ष का काल है, इसको अमृत काल का नाम दिया है। मेरे मानने में आयुर्वेद इस अमृत काल का अमृत कलश साबित होगा, और इस अमृत कलश से बिल्कुल, और आयुर्वेद के इस अमृत कलश से ना सिर्फ भारतवर्ष स्वस्थ होगा, सुदृढ़ होगा, लेकिन हमारी ऐसी अपेक्षा है, जो प्रधानमंत्री जी का ये G20 का स्लोगन है, वसुदैव कुटुंबकम, कि भारत से पूरे विश्व की ओर ये भूमिका आयुर्वेद प्ले करेगा। ये नया विजन भारत पूरे विश्व को हेल्थ में प्रदान करेगा। बिल्कुल। और देखिए, हेल्थ इज वेल्थ, तो देखिए हमारे पास दो बहुत खास लोग हैं, मधुसूदन जी है, आयुर्वेद के पास आप जाइए, और पॉलिसी बाजार जो है वो हमारे साथ हमेशा है, जहां भी जरूरत पड़ेगी ये लोग यहाँ हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बार मंच पर इनवाइट करूंगी जेसी सर को और रुबिका लियाकत जी को फेलिसिटेट करने के लिए। प्लीज सर, प्लीज मैम। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। मंच पर इस वक्त चीफ बिजनेस ऑफिसर मनोज जिज्ञासी, हमारी वाइस प्रेसिडेंट रुबिका लियाकत और डॉक्टर जगदीश चंद्र मौजूद हैं, साथ में समीर सेठी साहब और मधुसूदन जी।
थैंक यू सो मच मधुसूदन जी, थैंक यू सो मच समीर जी।